जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आज के हमारे मेहमान हैं स्वामी श्री रामानंद वेश जी, जो अपने सार्वदेशी के आर्य युवक परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और साथ में नीरा आर्य कन्या गुरुकुल सुकरताल के भी अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी, आपका हमारे चैनल जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में स्वागत है। मेरा सभी देशवासियों को हाथ जोड़ करके नमस्ते। और मलिक साहब, आपका भी धन्यवाद करेंगे, काफ़ी दिनों में आप लोग मिले हैं, बड़ी खुशी की बात है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी, बहुत बहुत बधाई। इतने साल के बाद भी आपने स्वास्थ्य को और सब चीज़ों को बड़े जो है तरीके से संजो के रखा हुआ है। स्वामी जी, आज सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें, उसमें आज एक हमारे सामने जो ना बड़ी विकट समस्या आ गई है। आज का जो युग है वो सबसे स्वर्णिम युग है, जिसका मानव इतिहास में सदियों से कल्पना थी इस चीज़ की। आज का जो युग है वो एआई का, रोबोट का, रॉकेट का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का, यानी सबसे स्वर्णिम युग है। लेकिन इस स्वर्णिम युग में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बिखरते रिश्ते और टूटते परिवार। मतलब जहां हमने कल्पना करके यहाँ तक विकास किया, आविष्कार किया और हम इतने आगे पहुंचे, लेकिन आज हमारे जो परिवार हैं वो टूट रहे हैं, हमारे रिश्ते जो है बिगड़ रहे हैं। तो क्या एक कारण है स्वामी जी, क्या इसके पीछे आप मानते हैं? देखिए मलिक साहब, मैं जहाँ तक मैं एक किसान परिवार में मेरा जन्म है और हमारे गुरु स्वामी इंद्रवेश जी जो पूरे देश विदेश के बहुत अच्छे कार्य करता रहे और हमें मौका मिला उनके साथ रहने का। हमारी इतनी पढ़ाई तो नहीं, पर जो हमारे बड़े बूढ़े उनसे हम लोग सुनते थे कि हमारे यहाँ 4 आश्रम थे। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थी, वानप्रस्थी, संन्यास। तो जो 4 आश्रम थे उनमें मर्यादा में रह करके हम लोग चलते थे। जो आज की जो चमक दमक है, जो आप कहना चाह रहे, मेरे से पूछना चाह रहे, हमारे जो बड़े बूढ़े थे, जो गृहस्थी ब्याह शादी बच्चों की हो जाती तो बड़े बूढ़े उनको डांटते थे, तू गलत कर रहा, तो वो बड़े बुद्धू की बात मानते थे। आज का जो युवा है, यूथ, वो जो आज की पढ़ाई है, जो आज का कल्चर है, जो ये विदेशी कल्चर आया, ये सारा उसका नुकसान है। जो हमारे बड़े बुद्धू के संस्कार थे वो संस्कार आज दूर चले गए, उसका ये सबसे बड़ा नुकसान तो है ये संस्कार का। आज इसलिए सारा वातावरण बिगड़ा खड़ा है सारे विदेश की कल्चर से। यानी हम ये कहें कि जो हमारा एक चारों शरीर की प्रक्रियाएं बांटी थी उम्र के हिसाब से, ऋषि मुनियों ने कहें या हमारे बुजुर्गों ने कहें, उसका हमने जो है तालमेल बदल लिया। हाँ, देखिए अब हम राम की चर्चा करते हैं तो राम मर्यादा, उसकी जय बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो वे लोग मर्यादा में थे और कई परिवार में बड़े बूढ़े रहते थे, कई भाई, और बहुत छोटे उनकी जगह थी और शादी भी होती। और ये नहीं पता लगे था उस परिवार में शादी होने के बाद में बड़े बूढ़े कब मिलते थे, कब आते थे, कोई पता नहीं। और जो भाई थे आपस में छोट बड़ा इतनी थी कि इतना अदब कायदा करे थे, पता ही नहीं। और आज शादी होकर के आए, न्यारा कमरा न्यारा दे दिया, आज लड़का और बहू वहाँ सो रहे। तो ये जो है आज कोरा कागज है बच्चा, तो बच्चा नकलची है, पकड़ता है, सारी चीज़ें देखता है, खुलापन आ गया। तो ये जितना खुलापन है उसका ये सारा नुकसान इसका है। अगर हम अपने उसी पैटर्न पर पिछले जो हमारे बड़े बुढ़े थे वही पैटर्न और वही हमारी मर्यादा, अगर उससे हम बाहर जाएंगे तो उसका तो ये नुकसान तो होगा। तो ये सारा मुझे तो ये दिखाई दे रहा कि आज मैं तो कहूँगा कि संस्कारों की ही कमी है मलिक साहब। यानी हमने जो एक हमारा समय समय पे बड़े छोट का जो विचार होता था या बुजुर्गों का एक मान सम्मान होता था या उनके संस्कार होते थे, कहीं ना कहीं हम उससे दूर चले गए और यही कारण रहा है कि हमारी चमक दमक के चक्कर में हमारे रिश्ते बिखरने शुरू हो गए और परिवार टूटने लग गए। स्वामी जी, एक बात आपकी बिल्कुल सही है। पहले क्या होता था, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले बुजुर्ग जो होते थे, हमारे यहाँ हरियाणवी में कहावत भी है हरियाणा में कि भाई जो है ना, गब रूबू ड्याते डरते देखे।
लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो तुरंत माँ बाप के आमने सामने हो जाती है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मलिक साहब, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया। हमने बुड्ढू को देखा नज़दीक से, जो बड़े बड़े बुढ़े थे। हमारे यहाँ कुश्ती कबड्डी के प्लेयर होते थे बड़े बुढ़े, शौक होता था उन्हें, बैलू का भी शौक। और गरीब से गरीब भी एक बच्चा को अपने घर में जो ब्योंत नहीं था वो भी एक अपने बच्चे को अच्छा खाना खिलाता था, दूध पिलाता। और कुश्ती और कबड्डी हमारे यहाँ खेल होते थे। तो एक तो वो चीज़ें छूट के चली गई। दूसरा ये हुआ कि हम जब इसकी गहराई में जाएं तो फिर भी घूम फिर करके वो संस्कार की बात आती। जो बड़े बुढ़े थे वो सारे संस्कार थे, सारे मजबूत थे, वो छोड़ते हम चले गए। उसमें क्या निकला जो मैं देख रहा हूँ कि जो टेलीविज़न आया, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद में फिर मलिक साहब ये जो चीज़ आई, इसमें जो कुछ उम्र के बच्चे, मैं कहूँगा हमारे यहाँ आप तो +2 कहते हैं हरियाणा में, और यूपी में कहते हैं इंटर। तो जो ये बच्चे इंटर तक क्लास में हैं, उनकी इतना जो बुद्धि है, इतना विकास तो उसका हो नहीं रहा। तो वो कच्चे गड्ढे हैं। तो वो उसको जितनी इसमें गंदगी है उसको पकड़ते हैं, उसको देखते हैं। और वो ये दो चीज़ ये देश में ऐसी आई कि उनका जो सोचने की शक्ति है वो तो हुई नहीं कम उम्र में। वो जो इसको देखने का मौका मिला, इसमें सारी गंदगी है, उससे बहुत बड़ा नुकसान मलिक साहब हुआ। यानी स्वामी जी आप ये कहना चाहेंगे कि ये जो चीज़ है, ये बच्चों ने मोबाइल या टेलीविज़न समय से पहले अगर हम दे देते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास उतना नहीं होता। ये चीज़ बुरी नहीं है, तकनीक के हिसाब से देखनी चाहिए, लेकिन उनका तब देखनी चाहिए तब उनकी आवश्यकता हो और उनकी बुद्धि उत्तम हो, इसमें से क्या अच्छी चीज़ निकाल सकते हैं, क्या श्रेष्ठ इसके अंदर है, तब वो लें। इसके लिए स्वामी जी का जो एक छुपा हुआ संदेश है वो मैं बताना चाहूँगा सभी जो हमारे दर्शक हैं उनको, कि माँ बाप को ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, और उनको थोड़ा सा ये भी ध्यान दे रखना चाहिए कि हमारे बच्चे उसमें देख क्या रहे हैं। तकनीक के हिसाब से ये चीज़ें जरूरी हैं और आज होनी भी चाहिए, लेकिन उसमें हमें ये ध्यान देना है कि हमारे बच्चे बुद्धि के अनुसार उन चीज़ों का सदुपयोग भी करें। स्वामी जी अगला जो सवाल है मेरा वो ये है कि जो आपने गुरुकुल बनाया, नीरा आर्य, नीरा वो वीरांगना हुई है, तो थोड़ा सा पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को नीरा आर्य के बारे में भी थोड़ा बताएं पहले तो, और दूसरा फिर मेरा सवाल ये है कि इस गुरुकुल का लक्ष्य क्या है आपका बनाने का? देखिए मलिक साहब, बहुत अच्छी बात आपने करी। ये जो लक्ष्य है हमारा गुरुकुल का, हमारे जो बहुत सारे बात हुई थी अभी हमारी आपकी कि जो गुरुकुल वेदों की तरफ जाओ, वेदों की तरफ लौटो, तो उसमें वो संस्कार थे। और आज या जो पढ़ाई हमारी आई विदेशी कल्चर, ये उसका बिगाड़ इतना हो गया कि बच्चे जैसे पतंग उड़ रही और पतंग कट करके दूर चली गई, तो इस ढंग से हमारे बच्चे इस सब कामों से दूर चले गए। अब ये क्यों जरूरत पड़ी? और जो नीरा आर्य के बारे में आप मुझे पूछना चाहते हैं, वो नीरा आर्य जो हमारे यहाँ क्रांतिकारी सुभाष, उन्होंने फौज बनाई और देश के अंदर जो लड़ाई थी उस टाइम, ये देश गुलाम था तो लड़ाई लड़ी, तो उसमें बहुत सारी हमारी वीरांगनाएं, हमारी मातृशक्ति उनकी उसमें भर्ती हुई। जैसे सुभाष की टीम बनी और उस टीम में बनने से तो ये जो नीरा आर्य खेकड़ा गांव है यूपी में, तो ये दो बहन भाई थे और ये सुभाष को कहीं से हाथ लगे और उसका पालना पोसना, और सुभाष क्रांतिकारी अपना काम करता था, तो ये उसके ग्रुप में चली गई और उसकी सेनापति रही नीरा आर्य। और ये जो उसका मालिक था वो उनसे टच था अंग्रेजों से, तो उनके आपस में ये बात होती कि अगर हमें यह हाथ लग जा सुभाष को, हम मालूमाल हो जाएंगे। उसे ये माना नहीं था कि अंदर से वहाँ जुड़ी हुई है, तो वो क्रांतिकारी थी, वो देशभक्त थी। तो एक दिन ऐसा मौका आया सामने, वो उसके पीछे लगा, उसने सुभाष के पास वो गई, उसने देखा तो उसने गोली मारनी चाहिए सुभाष को, तो उसकी उल्टी निगाह पड़ी, उसने तुरंत अपने मालिक को ठोक दिया नीरा आर्य ने। तो अपने पति को उसने देश को पहले
और मालिक बाद में। तो उसने कहा मेरा देश खत्म हो जाएगा, मेरे लोग खत्म हो जाएंगे, तो मुझे ऐसे मालिक की जरूरत नहीं, मुझे अपने देश की जरूरत है। तो वो क्रांतिकारी थी, इसलिए उसको फिर पकड़ी गई, काले पानी गई, और काले पानी जाकर के उसकी जो छाती वो काटी गई, बहुत सारी उसको यातना दी गई, और फिर वो आई। वो अभी 10-12 साल पहले मरी है, वो बहुत विदुषी। तो उसके नाम से हमने नीरा आर्य के नाम से कन्या गुरुकुल की स्थापना करी, और हमने जितने हमारे देश के लोग थे जिम्मेवार, सभी कौमों के चौधरी हमने बुलाए, और बुला करके हमने कहा भाई एक दिन मुझे जाना है, सबको जाना है। तो हमने बुला करके वो ट्रस्ट बना दिया, और वहाँ से हम अच्छी लड़कियाँ पले और अच्छी अधिकारी, वेदों के विद्वान, ये हमने इसलिए जरूर समझा के गुरुकुल में हमारे बच्चे राष्ट्रीय पले रहों। तो ये हमने इसमें बनाया, हमारी पूरी टीम ने, कि हम इसमें आगे बढ़ें, काम करें देश हित का। हमारी दुआ है आपको, ये आपका बहुत अच्छा है और आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। एक आखिरी सवाल स्वामी जी हम लेते हैं, आप आज के युवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत उनको बढ़िया, कैसा चरित्र निर्माण और कैसा राष्ट्र निर्माण करना चाहिए? देखिए बहुत बढ़िया आपने सवाल उठाया मलिक साहब। पत्थर सी हो मांसपेशिया, लोहे से बुझ ढंड अबे, नस नस में हो लहर की ताबे, जवानी पाती जाए। जवान उसे कहते हैं कि हमारे में जो शुरू में बताया, पहला जो ब्रह्मचर्य जीवन है 25 साल तक, तो वो माँ बाप का आज्ञाकारी रहे और पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो जब ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसमें विशेष तो बुद्धि बनेगी, और उसके अंदर इतना बला होगा, और वो माँ बाप का और गुरु का आज्ञाकारी होगा, तो वो जीवन में बहुत बड़ा काम करेगा। तो इसलिए ब्रह्मचर्य ही जीवन है। और हम लोग, एक मेरी पैदाइश उधर यूपी में हुई, बाकी हमारे जो बड़े बुढ़े हैं वो सारे हरियाणा से गए। तो गंगा और जमुना के बीच में जितना भी वो लोग हैं सारे हरियाणा से गए, सारे गोथ वहाँ हैं। तो मैंने एक मलिक गोथ है वहाँ, मैंने उसमें काम किया, कोई गांव घर नहीं छोड़ा जिसमें मैं सुबह शाम योगा की क्लास लगा। ये बता माँ बाप का इतना ऋण है हम तार नहीं सकते, बुराई से हम कैसे बचें, ये सारी हमारी बहन बेटी हैं, बलवान हम कैसे बन सकते हैं। तो हमारी वो चीज़ उनको मिला थी कि भाई माँ बाप का कितना ऋण है, भगत सिंह ने क्यों फांसी खाई, दयानंद ने क्यों आकर के काम किया, ये सारी बात उन बच्चों को 8 दिन के हम क्लास में, और ब्रह्मचर्य का पालन। तो आज जो कुडाना गांव है वहाँ से 50-60 बच्चे विदेश में, और उसमें हर गांव के बच्चे देश विदेश में बहुत सारे गए। तो ये माहौल बनेगा, अच्छी बात बताई जाएंगी कि माँ बाप का इतना ऋण है। जब हम उसको बारीकी से बताते थे तो एकदम रंग, महर्षि दयानंद ने क्यों काम किया, सुभाष ने क्यों काम किया, सुभाष ने हंसते हंसते जो फांसी खाई भगत सिंह ने, इस ग्रुप ने कितना बड़ा थोड़ी थोड़ी उम्र में त्याग और वो किया। तो ये जो चीज़ हमारे यहाँ आए, तो जैसे आज के राजनेता हैं, पिछले राजनेता हैं, हमारे 2 राजनेता, छोटू राम इतना बड़ा किसानों के काम करके गया, गरीब घर में पैदा हुआ, और कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, आज उनका ऋण हम तार नहीं सकते, छोटू राम का। फिर दूसरे नंबर पर चौधरी चरण सिंह आए, उन्होंने इतना बड़ा काम किया चौधरी चरण सिंह ने। तो ये 2 मसीहा किसानों के आए, एक के नहीं सब किसानों के मसीहा थे। बाकी ऐसे जो राजनैतिक हो जाए तो देश का नक्शा बदलेगा। तो इसलिए आज हमारी करनी कथनी में अंतर है, हम एक होकर के सब अपने बच्चों को खेलों की तरफ, वेदों की तरफ, पढ़ाई की तरफ ले जाएं, तो बहुत बड़ा हम काम कर सकते हैं। ये सोने की चिड़िया देश को कहा है, यहाँ से तो बहुत बड़े, यहाँ इतनी अच्छी अच्छी प्रति, हमारे गुरुकुल में ऐसी लड़कियां जो चारों वेदों का वेद पाठ करती हैं, आओ कोई भी मुकाबला करें, लड़के हैं आओ कोई भी मुकाबला करें। तो हमारे पास आज वेदों के विद्वान हैं जो काम करते हैं, तो आज वेदों की बात सुनना नहीं चाहते। इसलिए मलिक साहब, हमें और आपको सबको वेदों की तरफ लौटना होगा, तो बात बनेगी, नहीं बात नहीं बन सकती, ये रास्ता है। स्वामी जी ने अपने संदेश में बताया कि रण, भक्ति और दान तीनों जो है युवा की होती हैं, और युवा की परिभाषा भी स्वामी जी ने दी। और अंतिम संदेश में स्वामी जी ने बताया कि भाई हमें वेदों की तरफ आना होगा और हमें अपने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना होगा। स्वामी जी, आपका संदेश बहुत अच्छा लगा, और आपको
हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आर्य समाज पे काम करते रहें, युवा को जागृत करते रहें। और आपने जो गुरुकुल की स्थापना की है, वो गुरुकुल जो है राष्ट्र निर्माण में योगदान देता रहे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समापन करते हैं। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ। सभी को हमारी नमस्ते, और हमारी मलिक साहब को भी, क्यों मलिक साहब हमें बहुत मदद करती रही। और आप लोगों को मलिक साहब मेरा हृदय से धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम।